मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम पढ़ाई कर रहे थे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से चैप्टर नंबर जो एनसीईआरटी में 6 है, और उसका तीसरा टॉपिक जो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन था। इसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, ये वीडियो दूसरा वीडियो होगा, और इसी के साथ इसका इस चैप्टर का थ्योरी भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा जो 6.4 करके आएगा, उत्सर्जन। और उसके बाद इससे रिलेटेड पूरे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आपको बतला देना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर में जो पहला वीडियो था उसमें क्या पढ़े थे। आपने वहाँ पढ़ा था कि आपका परिवहन होता क्या है, परिवहनीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, परिवहनीय तत्व कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था कि जंतुओं में परिवहन, जंतुओं में पहले पढ़ा था आपने पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन पढ़ने के दौरान आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आपका ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपायरेशन यानी स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ा था आपने। और उसके बाद आपने जंतुओं में आपने परिवहन पढ़ा था। जंतुओं में परिवहन के लिए बताया गया था कि आपको 4 तत्व होते हैं जो परिवहन तंत्र में, 4 मतलब भाग होते हैं या पार्ट होते हैं, जिसमें एक पहला था हृदय। तो आपने हृदय के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा, आपको बताया गया था कि हृदय जो हार्ट है वो पंपिंग यंत्र होता है, और इसका अवस्थिति कहाँ है, संरचना क्या है, क्रियाविधि क्या है, और ये कैसे वर्क करता है, वो सारा डिटेल से बताया गया इसके पहले वाले वीडियो में। उसके बाद अब आपको पढ़ना है वो 4 जो पार्ट था, 4 भाग था परिवहनीय तंत्र के मानव सिस्टम में, मनुष्य के परिवहन तंत्र में। दूसरा था उसमें ब्लड यानी रक्त या रुधिर। तीसरा था रक्त वाहिनियाँ। और चौथा था लसिका। तो पहला आपने पार्ट उसका पढ़ लिया था पंपिंग यंत्र यानी हृदय, हृदय के बारे में। अब पढ़ेंगे हम ब्लड के बारे में। उसके बाद ब्लड से जो वेसल्स यानी आपका रुधिर वाहिनियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लसिका के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ ये चैप्टर क्लोज होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड। देखिए आज हमको क्या पढ़ना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है। तो देखिए ब्लड, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यानी क्या है कि आपका रक्त जो है यानी ब्लड जो बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक है। तो आपको हमेशा याद रखिएगा कि ऊतक एक तो संयोजी ऊतक है, तरल। आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त क्या है, तो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव या कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। यानी ये कनेक्ट करता है। देखिए कैसे इसका संयोजी ऊतक या इंग्लिश में जो वर्ड है कनेक्टिव क्यों बना है, देखिए क्योंकि ब्लड ऐसा कहते हैं ना, कनेक्ट करता है पूरे शरीर को। देखते हैं आप, इंजेक्शन किसी मरीज को दिया जाता है तो इंजेक्शन किसी भी हाथ में दिया गया तो हाथ में यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन ये क्या इंजेक्शन यहीं पे इस मरीज को यहीं पे जरूरत है इस इंजेक्शन का, इंजेक्शन में जो भी यानी आपको लिक्विड दिया गया है, नहीं, वो शरीर के किसी अन्य भाग में जहाँ पे रोग हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो वहाँ। जैसे मान के चलिए आपको घुटना में दर्द है, लेकिन घुटना में दर्द का इंजेक्शन हाथ में लेते हैं या नस में लेते हैं, तो फिर घुटना में कैसे पहुंचता है, तो वो तरल यानी आपको ब्लड के माध्यम से पहुंचता है। तो ये संयोजी ऊतक बोलते हैं, यानी कनेक्टिंग यानी पूरे शरीर को कनेक्ट करता है। ब्लड के माध्यम से ही आपका का हार्मोन का पूरे शरीर में फैलाव होता है। क्योंकि हार्मोन देखें, कई हार्मोन आप पढ़े होंगे, इसके बाद वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि हार्मोन आपके ब्रेन में, कई हार्मोन आपके ब्रेन में उत्पन्न होते हैं, वहां से श्रावण उसका होता है, और वहां से श्रावण होता है पूरे शरीर में पहुंचता है। तो कैसे पहुंचता है, वो ब्लड के माध्यम से, नहीं रक्त के माध्यम से। वही बोल रहा है कि रक्त क्या है, संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कनेक्ट करता है पूरे शरीर को। ऐसे याद रखें। यह लाल रंग का होता है, ऑब्वियस बात है, सभी कोई जाना है लाल। ये क्षारीय होता है, ये आप याद रखें। क्या होता है, ये क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7.4 है। ऐसे हम आपको केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में, आपको रसायन विज्ञान में हम आपको जब अम्ल भस्म और क्षार अम्ल भस्म और लवण पढ़ा रहे थे, वहां पे हमने विभिन्न उपयोगी चीजों के हमने आपका पीएच मान बताया था। उसमें आपको पीएच मान एक आपका ब्लड का भी बताया था जो 7.4 होता है। तो यहाँ भी है और वहां भी हमने बताया था। तो ये याद रखिएगा, क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। हृदय और रक्त वाहिनियों में प्रभावित है। यह कहाँ बहता है, तो हृदय में यानी हार्ट में बहता है, और रक्त वाहिनियों में यानी वेसल्स होते हैं उसमें बहता है, जो आगे हम इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आपने रक्त क्या देखा कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह लाल रंग का एक क्षारीय तरल होता है जो हृदय और रक्त वाहिनियों में प्रभावित होता है।
कभी कभी आपको अब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आप बताइए कि रक्त क्या होता है और रक्त की संरचना बताइए। तो रक्त क्या है और रक्त की संरचना बताइए, तो ये आप आराम से बताएंगे कि रक्त, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये आपकी उदाहरण में, परिभाषा में आने चाहिए तभी। नहीं तो कुछ भी आप लाल रंग लिख देने भर से ब्लड का डेफिनेशन यानी परिभाषा नहीं होता है। आपको लिखना होगा कि तरल संयोजी उत्तक है और एक क्षारीय प्रकृति का है, तो और कहाँ बहता है, हृदय और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। तो आपका परफेक्ट डेफिनेशन हो जाएगा। अब देखिए रक्त की संरचना यानी रक्त जो स्ट्रक्चर कैसे है रक्त का, यानी रक्त क्या किन किन चीजों से बना हुआ है। तो देखिए रक्त किन किन चीजों से बना हुआ है, तरल भाग भी होता है। रक्त में क्या है, आप रक्त देखे होंगे जब निकलते हुए रक्त या कहीं रक्त देखें तो उसमें तरल भाग होता है। एक तो भाग तरल होता है, दूसरा ठोस भाग होता है। कोई भी ठोस से और तरल से बना हुआ है रक्त। तो देखिए तरल भाग में क्या होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि 55% होता है। आप कभी भी अगर ब्लड पूछे और उसकी संरचना पूछे तो आप ऐसे भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे ना तो आपके रिप्रेजेंटेशन जो आंसर का होगा ना बेहतर होता है। और जैसे ही कोई एग्जामिनर अगर आपका आंसर को देखेगा, ये डिफिनेशन पढ़ेगा, उसके बाद रक्त की संरचना ऐसे देख लेगा, कहेगा कि हाँ इस स्टूडेंट के लिए एक कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है ना, क्लियर कट है। और जैसे ही जब किसी एग्जामिनर के मन में स्टूडेंट के प्रति जो क्लैरिटी आता है ना, तो मार्क्स वो ज़्यादा दे के। तो ऐसे आप चीज़ों को कभी कभी फ्लो चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं, जहाँ पे ऐसे ऐसे संरचना का भाग हो। तो देखिए एक तो रक्त की संरचना में क्या तरल भाग होता है, एक ठोस भाग होता है। तरल भाग जो होता है वो 55% होता है। मान ली ये पूरा ब्लड है, पूरा ब्लड का 55% आपका आपका 55% आपका तरल भाग होता है। तो ठोस कितना होता है, तो ठोस आपका 45 भाग होगा। तो ब्लड में हमेशा 55% तरल भाग, कभी पूछ देंगे आपसे ब्लड में तरल भाग का प्रतिशत कितना होता था, 55%। और तरल भाग जो होता है उस भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। यानी आपको ऐसे भी पूछ देगा कि रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तब 55% होता है। उसके बाद ये ठोस भाग जो 45% होता है, उसमें आपका 3 भाग होता है उसका। एक होता है आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकुणा, जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स तो क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है। तो ठोस भाग में 3 होता है, तरल भाग में 1 होता है, जबकि तरल भाग ही अधिक होता है ब्लड का। आपको कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्लड में सबसे अधिक क्या होता है, तरल भाग होता है। कुछ और दे देगा, नहीं, तरल भाग मारिए। तरल भाग सबसे अधिक होता है, जो 55% होता है, उसे प्लाज्मा बोलते हैं। ठोस भाग 45% होता है, उसमें 3 चीज होता है। क्या क्या, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या रक्त पट्टी कानून। आरबीसी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और आपका रक्त पट्टी कानून यानी प्लेटलेट्स। इस सभी के बारे में आप एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए ब्लड सेल्स जो है, देखिए ये ब्लड सेल्स है, तो ये रेड ब्लड सेल। अब देखिए कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा। हाँ, जैसे रेड ब्लड से यानी क्या है, आपका आरबीसी है, ये आरबीसी है। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। एक इसका नाम इरिथ्रोसाइट भी है। तो आरबीसी जिसका रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, उसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक। एक होता है आपका आरबीसी हो गया, एक व्हाइट ब्लड सेल होता है, डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। देखिए डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, कई इसका भाग होता है। ये बासोफिल भी हो सकता है, न्यूट्रोफिल भी होता है, इसिनोफिल भी हो सकता है, मोनोसाइट, इसको मोनोसाइट बोलते हैं, और लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो ये दोनों आप याद रखिए। व्हाइट ब्लड साइड में लिम्फोसाइट बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है प्लेटलेट्स, जो आप तीसरा ठोस में अभी हमने बताया कि ब्लड में 2 भाग होता है, एक तो तरल भाग और एक ठोस भाग। तरल भाग 55% होता है, वो प्लाज्मा, उसे प्लाज्मा बोलते हैं। और ठोस भाग होता है 45%। और 45% होता है, उसमें 3 भाग होता है, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का। तो देखिए आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट और मोनोसाइट भी बोलते हैं। जबकि आपको प्लेटलेट्स है उसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी आपका नाम ऐसे भी पूछा जा सकता है, इनमें से आरबीसी कौन है, और आपको दे देगा थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। देखिए सब में साइटे साइट है, फिर आपका दिमाग का साइड घूम जाएगा कि हाँ अब दो, अब तो साइड साइड पढ़े थे, कभी याद है हमको कि साइट तो है, लेकिन चारों साइड का ही ऑप्शन दे रखा है, तो कैसे आप करेंगे। तो आप याद रखेंगे कि रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं,
प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं और आपका व्हाइट ब्लड सेल को मोनोसाइट या लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा और फिगर देखिए, क्लियर कट होगा। जैसे देखिए ये आपका ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल है तो यानी एक मतलब रक्त प्रवाह होने का एक मार्ग है। मार्ग होगा तो इसमें देखिए ये रक्त चल रहा है, रक्त चल रहा है तो क्या है, इसमें आपका प्लाज्मा भी है। थोड़ा बड़ा कर देते, अब दिख रहा होगा। अब देखिए ये जैसे ये आपका वायु मार्ग आपका रक्त का मार्ग है, तो रक्त के मार्ग में रक्त प्रभाव कर रहा है तो क्या है, देख रहे हैं कि एक प्लाज्मा है, एक प्लाज्मा है और ब्लड वेसल में प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अलावा क्या होगा आपका, ये आपका तरल भाग हो गया, तो एक होगा ठोस भाग, ये तो तरल भाग आपका हो गया, तरल भाग हो गया। ये वो क्या होगा, ठोस भाग होगा। और ठोस भाग में क्या होगा, तीन गो होगा, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटलेट्स होगा। ठीक, यही तीन होगा। देखिए प्लाज्मा तो दिख रहा है कि तरल भाग प्लाज्मा है। ये वाला देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर रेड ब्लड सेल है, यानी यह कैसा है आपको दिख रहा है, उत्तल जैसा दिख रहा है, दिख रहा है, उभरा हुआ भाग है। इसी तरह प्लेटलेट्स देखिए, प्लेटलेट्स ये हो गया और व्हाइट ब्लड सेल। तो यानी किसी भी अगर रक्त मार्ग में रक्त प्रभावित हो रहा है तो रक्त प्रभाव में यही चार चीज होगा, एक तो प्लाज्मा होगा जो तरल भाग होता है रक्त का 55%, उसके बाद ठोस भाग में तीन आता है, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेट। अब देखिए एक हो गया, अब दूसरा, अब वो जो पहले वाला फिगर था वो आपका सामने से दिख रहा था, अब देखिए अंदर वो ऐसे दिख रहा था, रक्त मार्ग में ऐसे प्रभाव हो रहा था। अब इस सामने से देखिए आप, अब ऐसे देखिए, ये एक पाइप है, यानी मान लीजिए वेन है यानी नस है, नस में ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है यानी ब्लड जा रहा है। तो देखिए ब्लड में कौन कौन से पार्ट होगा, एक तो आपका ये आर्टरी बोल रहा है, जैसे नस मानिए, या धमनी मानिए, धमनी आर्टरी में तो धमनी होता है, धमनी में जा रहा है ब्लड, तो ब्लड में देखिए क्या क्या है, एक तो प्लेटलेट्स है, एक व्हाइट ब्लड सेल है और एक रेड ब्लड सेल है, देख रहे हैं, यानी आपका WCB है, WC RBC प्लेटलेट्स और एक कौन सा बचा, प्लाज्मा, एक तो बचा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, तरल भाग जो है ये सब प्लाज्मा है, यानी प्लाज्मा है वो। ठीक है, तो आपको ये ऐसे अगर आप फिगर देख रहे होंगे तो आपको दिख कितना अच्छा दिख रहा होगा कि अच्छा ब्लड में क्या क्या होता है। एक उत्तल जैसा संरचना होगा, उत्तल जैसा संरचना होगा तो ये क्या होगा आपका आरबीसी, और इसी में एक इस टाइप का संरचना होगा वो डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स होगा, और जो तरल भाग है, जितना भी तरल भाग है इस समय का, तरल भाग को प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, एक एक करके सभी के बारे में देखिए, क्योंकि आपसे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त क्या है, रक्त की संरचना को परिभाषित करें या बताएं। तो एक तो पहले रक्त बताएंगे, रक्त के बाद फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। या कभी कभी ऐसा पूछता है कि प्लाज्मा क्या है, ठीक है, कभी कभी प्लाज्मा ही पूछ देगा और उसमें उपस्थित तत्व के बारे में बताएं। कभी कभी आरबीसी के बारे में चित्रित वर्णन करें, या कभी WCB के बारे में बोले, कभी प्लेटलेट्स के बारे में। तो एक एक करके ही अलग से भी पूछा जा सकता है। एक होगा कंबाइंड पूछा जा सकता है, ब्लड क्या है, ब्लड की रक्त क्या है, रक्त की संरचना बताएं। रक्त क्या है, रक्त की संरचना के लिए रक्त का डेफिनेशन लिखेंगे, उस संरचना वाला फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद संरचना में एक एक लाइन सबके बारे में लिखेंगे। और जब प्लाज्मा ही से पूछ दे तो प्लाज्मा का डिटेल लिखेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल के लिए सब आपके पास कंटेंट रहेगा, जिसको आप घुमा फिरा के इसी में एडजस्ट करके लिखेंगे तो आपका सब्जेक्टिव का आंसर बन जाएगा। देखिए क्या है प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, यह हल्के पीले। अब देखिए ये सब टर्मिनोलॉजी जो होता है ना, आपको ध्यान रखने से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कट हो जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, पूछ देगा प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, लाल, पीला, नीला, काला। आपको पता रहेगा तब ना, आप थ्योरी में आपको दिया हुआ है,
अगर आप इसको नोट कर रहे हैं और 2 बार पढ़ ले रहे हैं तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और आपको पढ़ने के दौरान भी क्या करना चाहिए कि आपको ये मार्क करना चाहिए कि हाँ ये हमको याद करना है। आपको जो नोट शीट है, जो आपने जिसपे कॉपी भी आपने फेयर बनाया है, एक तो रफ और फेयर फेयर बनाया है, उसमें आप मार्क कर लीजिए। ये मार्क कर लीजिए ऐसे। कभी कभी हो कि आप घेर के भी रखिए, ऐसे ऐसे घेर लीजिए हल्के पीले। ऐसे घेरे रहेंगे तो जब भी प्लाज्मा वाला चैप्टर पलटेंगे ना तो आपको ध्यान चला जाएगा अच्छा हल्का पीला होता है प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। तो जान ही रहे हैं ब्लड का तरल भाग ही प्लाज्मा होता है, तो द्रव तो होगा, चिपचिपा द्रव होता है हल्के पीले रंग का। जो रक्त का 55% होता है प्लाज्मा, अब देखिए रक्त का 55% होता है, जबकि प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है। जबकि प्लाज्मा में 90% भाग क्या होता है, जल होता है। देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है, पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा, और जब प्लाज्मा हुआ तो प्लाज्मा में जो मान के चलिए एक तो रक्त था, जैसे ये रक्त है पूरा, इसका इतना भाग 55% भाग आपका 55% भाग आपका प्लाज्मा। और प्लाज्मा में मानिए ये प्लाज्मा है तो प्लाज्मा का 90%, प्लाज्मा का 90% क्या है आपका भाग। तो ये क्या है, रक्त है, ये क्या है, प्लाज्मा है। तो कभी कभी आपको सब्जेक्टिव के क्वेश्चन लिखने के दौरान आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आप एक ए लीजिए, सर्किल ले लीजिए, आप ये लिख दीजिए कि ये पूरा रक्त है। मानिए अगर पूरा रक्त है तो इसका 55% भाग मेरा प्लाज्मा है, और जब अगर पूरा प्लाज्मा है तो इसमें 90% भाग जल है, तो लिखिए यहाँ प्लाज्मा। तो ये भी एक आपका दिखाने का तरीका हो सकता है, थोड़ा सा अलग आंसर लिखने का तरीका हो सकता है। टॉपर क्या करता है, टॉपर इसी चीजों का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखने के अलावा नीचे गोला बना के कर देंगे दो, एक गोला यहाँ बना दिए, गोला यहाँ बना दिए, अब बना के दिखा दिए कि हाँ 55% मेरा प्लाज्मा रहा और इसमें 90% प्लाज्मा जब हुआ तो उसमें 90% जल हो गया। समझे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चीजें और बेहतर हो जाएगा, और अन्य से आप 1-2 मार्क्स ज्यादा ले आएंगे। थोड़ा सा समय देंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कैसे बेहतर करें तब। तो देखिए प्लाज्मा में एक तो कोई लिख देगा, ऐसे लिख देगा तो उसको एवरेज मार्क मिलेगा, तो पास तो वो भी करेगा, अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा। लेकिन टॉपर बनने के लिए आपको कुछ अलग करना। ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो रक्त का लगभग इतना प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में 90% जल, 90% जब जल हो गया तो 7% क्या है, प्रोटीन है, और 0.9% लवण है, और 0.18% ग्लूकोज है। यानी प्लाज्मा में क्या क्या है, कभी कभी आपसे पूछ देगी प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो जल होता है, सबसे बड़ा भाग जल होता है 90%। 7% प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन भी होता है, में लवण भी होता है, ग्लूकोज भी हो। ठीक है। अब देखिए प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। जो प्लाज्मा में प्रोटीन है उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन बोले। जिसमें शामिल है कौन कौन से प्रोटीन शामिल है, तो 3 प्रोटीन शामिल है, हाइब्रिनोजिन हाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन। ठीक है। तो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन कौन कौन से 3 प्रोटीन है, हाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन। ठीक। अब देखिए नोट एक है, हाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को ही सीरम कहा जाता है। क्या होगा कि जो फाइब्रिनोजिन, मतलब एक तो मानिए ये पूरा का पूरा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में आपको 3 प्रोटीन है, मानिए 3 प्रोटीन है, उसमें जो फाइब्रिनोजिन है, फाइब्रिनोजिन, इसमें अगर इस ए हटा देते हैं, अगर ए हट जाए तो वही बोल रहा है फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजिन नहीं है उसको बोलते हैं सीरम कहा जाता है। आप कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि इस चीज का बहुत बार उपयोग हुआ था, सीरम। और एक सीरम इंस्टीट्यूट भी हुआ था जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाया था। सीरम इंस्टीट्यूट नहीं, एक सीरम होता है कि आपका ब्लड से ही, मतलब किसी को कोरोना हुआ है उसके ब्लड से ही सैंपल लेके, और हम जब उस वैक्सीन बनाते थे तो वही फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम बोलते हैं। तो उस ब्लड से फाइब्रिनोजिन हटा देते हैं,
और जैसे ही फाइब्रोनोजिन प्रोटीन हटा देंगे तो जो बचा हुआ प्लाज्मा है उसी को सीरम बोलते हैं, और इसी से हम वैक्सीन बनाने का काम करते हैं। तो ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा में 3 प्रोटीन होते हैं, फाइब्रोनोजिन, प्रोथीन और हेपेरिन। आगे देखिए, प्लाज्मा के कार्य क्या होता है, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। तो प्लाज्मा का कार्य देखिए, ये पचे हुए भोजन, आपका कभी भी पूछे प्लाज्मा तो प्लाज्मा का डेफिनेशन, प्लाज्मा का कुछ संरचना है वो, उसके बाद कार्य, और कार्य ऐसे लिख के छोड़, ये नहीं कि प्लाज्मा में शुरू किए और पूरा का पूरा लाइन में लिख दिए, नहीं, प्लाज्मा के कार्य अलग लिखिए और उसको ऐसे लाइनिंग भी कर दीजिए, ताकि जो भी टीचर देखे तो उसको पता चले, अच्छा वो डिफिनेशन ऊपर है, परिभाषा ऊपर है, नीचे उसका कार्य लिखा हुआ है, ताकि आपका सब कुछ दिखे कि स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन पूछा गया वो लिखा गया है। नहीं तो कहीं आप कंटिन्यू लाइन में लिखेंगे तो उसी में वो रह जाएगा और ध्यान नहीं गया टीचर का, फिर होगा कि मार्क्स 1-2 कम आ जाएगा। इसलिए आप ऐसे लिख के लाइनिंग कर दीजिए। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का पूरे शरीर में संवहन करना, यानी एक जगह से दूसरे जगह। तो हम आपको बताया था कि हार्मोन, हार्मोन तो ब्रेन में संवहन हुआ उसका, वहां निकला, लेकिन पूरे शरीर में हार्मोन जाना है तो कौन ले जाता है, रक्त ले जाता है। इसी तरह पचे हुए भोजन, पचा हुआ भोजन हमारा क्या, छोटी आंत में पचा, वहां से पूरे शरीर में ले जाना है तो कौन ले जाता है, आपका प्लाज्मा का काम होता है, यानी रक्त, और रक्त का में प्लाज्मा एक काम करता है। रक्त के पीएच मान का नियमन, रक्त का जो पीएच मान कितना होता है, 7.4, बेसिक नेचर होता है 7.4 होता है, और ये आपका क्षारीय होता है, तो उसका नियमन भी यही करता है। फाइब्रिनोजिन रक्त के थक्के थक्के बनने में सहायता करता है। अब देखिए, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है, ये रक्त के थक्के बनने में, रक्त के थक्के बनने में सहायता करता है। वहीं हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त के जमने से रोकता है। समझे। तो देखिए, आपको ये 3 चीज बताने का यही मेरा मकसद था। ये थोड़ा सा आपका एडवांस नॉलेज है, लेकिन ये आपको अगर पता है तो आपको बेहतर ढंग से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निर्माण करेंगे, बनाएंगे। तो ये प्लाज्मा में कितना है, 3 प्रोटीन है, 3 प्रोटीन है। तो फाइब्रोजिन ये क्या करता है, ये रक्त के थक्के बनने में मदद करता है, रक्त के थक्के ने थक्का बनने में मदद करता है। क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है, क्या इतना ही, रक्त का थक्का बनाता है। तो जैसे ही आप देखते होंगे शरीर से कहीं कट करता है, यानी कहीं कट जाता है तो रक्त निकलने लगता है, और रक्त निकलना है तो थोड़े सेकंड, कुछ सेकंड और कुछ मिनट के बाद वो रक्त जम जाता है, और रक्त बहना यानी बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो किसके कारण वो रक्त का थक्का जमता है, यही फाइब्रोनोजिन प्रोटीन के कारण रक्त का जमता है। ठीक है, तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो है वो रक्त थक्का जमाने में मदद करता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण ये प्लाज्मा का एक तत्व प्रोटीन है। ठीक, तो फाइब्रोनोजिन क्या करता है, रक्त के थक्का बनने में आपको मदद करता है। ठीक, उसी तरह हिपेरिन, देखिए हिपेरिन भी एक प्रोटीन है। ये क्या करता है कि देखिए, शरीर के बाहर रक्त निकल रहा था, उसको जमाना की जरूरत है ताकि ब्लड और नहीं निकले, तो रक्त को थक्का बनाता है। लेकिन शरीर के अंदर ब्लड है, तो मानिए शरीर में तो ये भी ब्लड में है फाइब्रोनोजिन, इसका काम है रक्त का थक्का बनाना। बाहर ब्लड निकलता है तो रक्त का थक्का बनाना था जरूरी है भाई, ताकि बहे नहीं। लेकिन शरीर के अंदर रक्त है तो ये तो रक्त के अंदर भी थक्का बना देगा, क्या काम तो रक्त का थक्का ही बनाना है। लेकिन ये जो प्रोटीन है हिपेरिन प्रोटीन, ये रक्त को थक्का बनने से रोकता है, यानी शरीर के अंदर रक्त को द्रव अवस्था में बनाए रखता है। देख रहे हैं, ब्लड में 2 प्रोटीन है, दोनों प्रोटीन, एक थक्का बनाता है तो एक थक्का बनाने से रोकता है। तो इस शरीर के अंदर हमको थक्का नहीं चाहिए ब्लड का, क्योंकि ब्लड तरल अवस्था में चाहिए, तो वहां पे ये हमें उस ब्लड को थक्का बनने में रोकता है, जबकि ये बाहर ब्लड निकल रहा है तो थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये अब देखिए, अब इसका क्यों आप पूछेंगे, आप सर यही तो जानते हैं, इनका नहीं जानते हैं क्या, इनका भी बाबू जानते हैं, लेकिन इसका आपके जरूरत नहीं है। इस थक्का बनने के बीच के प्रोसेस का प्रोटीन है, इसलिए इसके बारे में आपको नहीं पता। देख लिए, फाइब्रोनिजिन रक्त के थक्के बनने में सहायता करता है, वहीं हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त के जमने से रोकता है। ठीक, यही देख लीजिए, एक ये भी ब्लड का आपका पिक्चर है। देखिए ब्लड विसल्स है, यानी व्हाइट ब्लड सेल है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, और रेड ब्लड सेल, देख रहे हैं। अब देखिए लाल रक्त कोशिकाएं, यानी आरबीसी,
रेड ब्लड कॉर्पस भी बोलते हैं या इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ये भी ध्यान आप रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको इरिथ्रोसाइट करके भी पूछा जा सकता है। तो ये रक्त का ठोस भाग है। देखिए अब डिफिनीशन बनाने का भी देखिए कैसे बना, अब ये लिखने की भी एक कला होता है। जैसे आपने पढ़ लिया, पहले शुरू में ही बताया कि तरल भाग होता है प्लाज्मा और ठोस भाग होता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट। तो देखिए डब्ल्यू आरबीसी का हमने कैसे डिफिनेशन, यह रक्त का ठोस भाग है जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हमने परिभाषा लिख दिया कि रक्त आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं या कण क्या होता है, जिसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो यह रक्त का ठोस भाग है जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो अभी याद रखिएगा ये, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा यानी में होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, इसमें भी जैसे प्लाज्मा में प्रोटीन, यहाँ भी प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो आपने देखा होगा कि रक्त लाल होता है, लाल होता है तो उसके क्या कारण है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का होना। अब देखिए, अब एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। हीमोग्लोबिन जो है, जो हमने नाक से अपने श्वसन में हमने पढ़ा था कि श्वसन में जब नाक से हम वायु को लेते हैं वो फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से होते हुए वो हृदय में जाता है, और तो हृदय में जाता है तो फिर वहाँ फेफड़ा से ही जब फेफड़ा से निकलता है उसी समय ब्लड में वो मिल जाता है, और ब्लड से मिलने के बाद वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आपने पढ़ा होगा श्वसन में, वही बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी फेफड़ा तक लाता है। नहीं, जैसे ही हमने हवा वायु लिया तो वायु में ऑक्सीजन है, फेफड़ा में पहुंचा, फेफड़ा से लेके पूरे शरीर में पहुंचाना और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा तक लाना का काम किसका है, ये रक्त का, और रक्त में विशेषकर हीमोग्लोबिन प्रोटीन का, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है क्योंकि इसके एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की क्षमता रखता है। यानी क्योंकि इसके एक अणु, यानी आपका हीमोग्लोबिन अगर एक है तो आपका 4 से आपका रिएक्शन करने की क्षमता रखता है, किसका, तो ऑक्सीजन का। अगर ये मान लीजिए ऑक्सीजन है O2, नहीं आपका क्या होगा, अगर ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन के एक अणु और ऑक्सीजन के 4 अणु से रिएक्शन की क्षमता होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है क्योंकि इसके एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से रखती है। हीमोग्लोबिन श्वसन के द्वारा, देखिए अभी आया, श्वसन के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा इसी रूप में रक्त परिवहन के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन का देखना है कितना महत्व है। हीमोग्लोबिन एक तो रक्त का रंग लाल प्रदान करता है, उसके बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है, अभिक्रिया करता है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में होता है। आपने संयोजन अभिक्रिया भी पढ़ा था केमिस्ट्री में, वियोजन अभिक्रिया भी पढ़ा। संयोजन में क्या होता है, जुटना, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जुट के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। लेकिन मान के चलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के तो हमारे कोशिका तक पहुंचा, लेकिन कोशिका में तो हमको O2 की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि वहां पे कोशिकीय श्वसन होना है, शरीर भोजन का पचना है, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत है। जबकि हमारा गया कैसे, हीमोग्लोबिन के साथ गया, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जा रहा है, तो फिर इसको क्या करना होगा, टूटना होगा। वही बोल रहा है कि शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन यानी टूटता है, इसमें तो ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में, और यही ऑक्सीजन कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। आपको श्वसन चैप्टर में भी हमने पढ़ाया था, काफी डिटेल से पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर श्वसन का वीडियो देखो, तो बहुत ही क्लियर कंसेप्ट बने। तो यही ऑक्सीजन कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। हम देखिए मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपको कोरिलेट करें सभी चैप्टर को, ये नहीं कि श्वसन अलग पढ़ा दिए
परिवहन अलग पढ़ा दिए और उत्सर्जन अलग पढ़ा दे रहे हैं, पता ही नहीं, जबकि सब तो शरीर का ही चीजें बारे में पढ़ रहे हैं, तो सब तो एक दूसरे से कोरिलेशन होगा ना, सब एक दूसरे से कोरिलेट होगा, कोरिलेट करके पढ़ाने से थोड़ा कंसेप्ट बनता है और आगे भी आपका। तो देखिए शरीर हो गया, ऑक्सीजन कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। कोशिकीय श्वसन के उपरांत, कोशिकीय श्वसन हो गया, उपरांत क्या ऊर्जा बनता है, CO2 बनता है, आपने ये देखा होगा C6H12O6 प्लस O2, ये रिएक्शन करता है तो क्या बनता है आपका CO2 बनता है, H2O बनता है और प्लस ऊर्जा बनता है, ये बनता था ना। यही CO2 जब ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज यानी सुक्रोज का जब ऑक्सीकरण हुआ कोशिकीय में तो हमारा बचा CO2 बना। वही बोल रहा है कि कोशिकीय श्वसन के उपरांत, कोशिकीय श्वसन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हीमोग्लोबिन से संयोग कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो रक्त संचरण द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है, फेफड़ों में पहुंचता है। यह पुनः वियोजित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा हीमोग्लोबिन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। आपने क्या पढ़ा, सिंपल देखिए हम आपको बता रहे हैं, 2 लाइन का है, पूरे लिखा हुआ लंबा चौड़ा है लेकिन है समझने की 2 लाइन। जैसे ही हमने वायु लिया, वायु में ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा में गया, फेफड़ा में गया तो फेफड़ा से अन्य भाग में जाना है, तो फेफड़ा से निकलते ही वो ब्लड से मिला और ब्लड में उपस्थित आपको हीमोग्लोबिन, आरबीसी के पार्ट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से वो संयोजन किया, संयोजन अभिक्रिया किया तो बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच गया, जहां एक एक कोशिका है वहां वहां पहुंचा। जैसे ही कोशिका में ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचा तो कोशिका में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वहां पे क्या होता है बेचारे टूट जाता है, टूट जाता है क्योंकि भाई ऑक्सीजन चाहिए शरीर को, तो वहां पे टूट के ऑक्सीजन अलग और हीमोग्लोबिन अलग, और वहां पे कोशिका में ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकीय श्वसन में कर लिया जाता है, जहां पे ऊर्जा बनता है, आपने श्वसन चैप्टर में पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, तो फिर वहां पे कोशिका में आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हानिकारक पदार्थ है, उत्सर्जनीय पदार्थ है, उसको उत्सर्जन उसका जरूरत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां बना, तो फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां उपस्थित हीमोग्लोबिन से फिर वहां पे संयोजन करता है और संयोजन करके बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिए, अब कोशिका में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना, अब वो ब्लड के माध्यम से चल के फिर फेफड़ा में आएगा, अब फेफड़ा में आएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वहां से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो हम बाहर निकालेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर वहां पे वियोजन होगा, और वियोजन होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग और हीमोग्लोबिन अलग, हीमोग्लोबिन हमारी जरूरत है तो शरीर में रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हानिकारक पदार्थ है वो हमारे शरीर से फेफड़ा से बाहर निकाल। आपने क्या देखा, सिंपल सिंपल चीजें है कि जरूरत के हिसाब से हीमोग्लोबिन हमारे लिए, जहां हमें संयोजन की जरूरत है वहां संयोजन कर लेता है, जहां वियोजन की जरूरत है वहां वियोजन कर देता है, फिर जहां संयोजन करता है फिर वियोजन करता है, यानी 4 जगह होता है। एक तो जैसे ही ऑक्सीजन गया तो फेफड़ा में संयोजन किया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, कोशिका में पहुंचा फिर वियोजन किया, ऑक्सीजन अलग कर दिया, हीमोग्लोबिन अलग कर दिया, ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकीय श्वसन में कर दिए, कोशिकीय श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, फिर वहां पे संयोजन करना है क्योंकि उसको लेके आना है, तो हीमोग्लोबिन बेचारे उसके साथ संयोजन किया, संयोजन करके उसको फेफड़ा तक लाया, फेफड़ा तक लाने के बाद फिर उसको वियोजन करेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अलग निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला तो बाहर निकला। क्या देखा, एक बार श्वसन फिर वियोजन फिर श्वसन संयोजन फिर वियोजन, ठीक, तो हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर, इसलिए आपने देखते होंगे कभी कभी हीमोग्लोबिन कमी हो जाता है बहुत लोगों में, खासकर गर्ल्स लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी पाया जाता है, एनीमिया और ये सब लोग बोलते हैं, तो वो सब के लिए हम, इसके लिए इतना महत्व है आपको शरीर में हीमोग्लोबिन। अब देखिए कुछ नोट है देख लीजिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अब देखिए आरबीसी के लिए ये नोट है, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, सब्जेक्टिव में नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन आपको याद है तो लिख दीजिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं, आरबीसी कैसे उत्तल जैसा होता है, आपका केंद्रक नहीं होता, आरबीसी उभयावतल बाई कॉनकेव होता है, उभयावतल होता है, उभयावतल इधर से भी उठा हुआ उधर से उठा, उभयावतल होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है,
यानी हमारे शरीर में आरबीसी जो होता है कितना दिन रह सकता है जिंदा, बनने के बाद। बनता कहाँ है आरबीसी? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। बनने के बाद 20 से 120 दिनों तक वो जीवित रहता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होता है? जन्म लिया और उतना ही जीवन काल है, यानी मरता भी होगा, तो मरता है कहाँ? यकृत में यानी लीवर में, और प्लीहा यानी स्प्लीन में, प्लीहा में इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीसी का कब्र किसको बोलते हैं? आरबीसी का कब्र स्प्लीन या प्लीहा या यकृत यानी लीवर, यानी जो आपका ब्लड आरबीसी है, आरबीसी कहाँ मरता है? तो आपका लीवर में, लीवर का भी बहुत आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? अब देखिए आरबीसी क्या है, प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, आरबीसी का प्रमुख कार्य है, क्योंकि आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पिगमेंट है और उसी का काम है ऑक्सीजन को फेफड़ा से लेकर पूरे शरीर में यानी कोशिका तक पहुंचाना, और कोशिका में बने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़ा तक लाना, फेफड़ा उसको बाहर कर। ठीक, ये आप याद रखिएगा कि आपका आरबीसी का आरबीसी बनता कहाँ है? तो अस्थि मज्जा में। मरता कहाँ है? यकृत और प्लीहा में। जीवन काल क्या होता है? 20 से 120। तो भैया अवतल होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। देखिए आपको केंद्रक नहीं है तो इसका एक एग्जांपल बताते हैं कि जैसे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है जबकि डब्ल्यूसीबी केंद्रक होता है। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण आपको, आप अगर पेपर ऊपर पढ़ते होंगे तो आपको पता चलेगा, जब डीएनए टेस्ट किसी व्यक्ति का किया जाता है तो उसके ब्लड से आरबीसी का नहीं लिया जाता है, डब्ल्यूबीसी लिया जाता है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल में केंद्रक होता है। और केंद्रक होगा ना, तो केंद्रक होगा तो वो हर एक आदमी का अलग होगा, इसलिए बोला जाता है डीएनए टेस्ट किया जाता है। डीएनए टेस्ट अंतिम टेस्ट माना जाता है कि किसी भी क्राइम या किसी भी पहचान संबंधी आपको पहचान संबंधी जानकारी लेना है तो डब्ल्यूबीसी लिया जाता है, क्योंकि उसमें केंद्रक रहता है, हर एक आदमी का केंद्रक अलग अलग होगा, वो एक यूनिक प्रॉपर्टी देता है, इसलिए आपको डब्ल्यूसी का दिया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में अब देखिए श्वेत रक्त कोशिका। अब देख लिया आरबीसी पर लिए, अब देख लिया डब्ल्यूबीसी क्या होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं या कण व्हाइट ब्लड कॉर्पस या इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक, तो आप याद रखिएगा, उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। यह अनियमित आकार, इसका कोई नियमित आकार नहीं है, जैसे अमीबा का, जैसे आपने अमीबा का पढ़ा था, अमीबा का क्या होता है? अनियमित आकार होता है, क्योंकि उसका स्यूडोनोमिया, जो अग्र कुटपाद होता है, कुटपाद का संरचना बदलते रहता था, और कुटपाद बदलते रहता था उसका आकार भी बदलते रहता था। तो व्हाइट ब्लड सेल का भी आकार कुछ अमीबा जैसा होता है। अनियमित आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है, यानी डब्ल्यूबीसी का कोशिका जो होता है उसमें केंद्रक होगा, ये रंगहीन, में किसी प्रकार का रंग नहीं होता है, जबकि आरबीसी में आपने क्या पढ़ा था? उसमें रंग होता है, और रंग पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जैसा वर्णक नहीं होता है, आपका हीमोग्लोबिन जैसा वर्णक नहीं होता है, इसलिए इसका रंग कोई नहीं होता, जबकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसका रंग लाल होता है। इसका देखिए कार्य क्या है, शरीर को रंगों के संक्रमण, रंगों नहीं है, रोगों होगा, शरीर के को रोगों के संक्रमण से बचाना, नहीं शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगाणु जाते हैं तो डब्ल्यूसीबी क्या करता है? उनको मारता है। आपने कोरोना के समय देखे होंगे, बहुत लोग को हल्का फुल्का कोरोना हुआ, तो उन जिनका शरीर का रोगाणु सिस्टम जो है मजबूत रहा, उस वायरस को मार दिया, तो थोड़ा सा प्रभावित होकर हल्का फुल्का बुखार के बावजूद भी वो ठीक ठाक रह गए और जीवित रहे। जबकि कुछ लोगों का जो उनका रोगाणु सिस्टम यानी शरीर का होता है वो काफ़ी कमज़ोर रहा, और उन पे जैसे ही वायरस का हमला हुआ और उनका शरीर रिएक्ट नहीं कर पाया और उनका डेथ हुआ। कोरोना वायरस के समय कितने लोगों का डेथ हुआ। ठीक है, वही डब्ल्यूबीसी क्या है? ये शरीर में कोई रोगाणु तत्व अगर जाता है, वायरस हो बैक्टीरिया हो, तो उसको मारने का काम करता है और हमें विभिन्न रोगों के संक्रमण से बचाता है। देख लिया डब्ल्यूबीसी के कितना इंपॉर्टेंट है। नोट देखिए, इसका जीवन काल 2 से 4 होता है, जैसे उसका 20 से 120 दिन होता है, अभी आपने पढ़ा था, इससे 20 से 120 दिन होता है,
उसी तरह इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, यानी WBC का जीवन काल सबसे कम होता है। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में, RBC का भी अस्थि मज्जा। और लिम्फ नोड, इसका लिम्फ नोड में भी निर्माण होता है। तो अस्थि मज्जा में RBC का अस्थि मज्जा, इसका अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड, ठीक है, व्हाइट ब्लड से। तो मोनोसाइट भी बोलते हैं, इस ओसिनोफिल भी बोलते हैं, बासोफिल भी बोलते हैं, लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, और ये सब व्हाइट ब्लड सेल का ही पार्ट है। अब देखिए प्लेटलेट्स आइए, ठीक है। अब प्लेटलेट्स, रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु इसको बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है। देख रहे हैं, ये जो प्लेटलेट्स का है, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी में, स्तनधारी जो जीव है वो और मनुष्य में ही पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। नहीं, आप क्या देख रहे हैं कि प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, 4 चीज होता है। तो प्लाज्मा तो छोड़ दीजिए, तरल भाग है। ठोस भाग में RBC में केंद्रक नहीं होता है, WBC में केंद्रक होता है, और रक्त पट्टिकाणु इस केंद्रक नहीं होता। इसीलिए ब्लड का जब DNA टेस्ट होता है तो मात्र ऑप्शन मेरे पास बचता है W। देखिए प्लाज्मा से कुछ कर नहीं सकते, RBC में केंद्रक होता नहीं है, और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है, तो बचा क्या? WBC में ही केंद्रक होता है, और इसी कारण हर एक व्यक्ति का DNA WBC में केंद्रक की उपस्थिति के कारण ही, ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, यानी आप क्या देख रहे हैं कि बोन मैरो, अस्थि मज्जा, सबका निर्माण स्थल, ठोस, जितने भी ब्लड के ठोस भाग हैं, तथा इसका मृत्यु प्लीहा स्प्लीन में होता है। इसे थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, RBC को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, कहा जाता है। इसका कार्य देखिए, इसका कार्य क्या है? मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करना। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? आपको रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। जबकि आपको प्लाज्मा का एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, प्लाज्मा। वही प्लाज्मा रक्त के प्लेटलेट्स के साथ अभिक्रिया करके हमको रक्त का थक्का, आपसे पूछे कि रक्त का थक्का बनाने में कौन बनाता है, तो प्लेटलेट्स। और पूछे फिर कौन सा प्रोटीन है जो रक्त के थक्का बनाने में मददगार होता है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि पूछे कि रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स। कौन सा प्रोटीन है जो मदद करता है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्लाज्मा में पाया जाता है। डेंगू ज्वर के समय शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आपने सुने होंगे कि डेंगू काफ़ी आजकल डेंगू हो रहा है। डेंगू के ज्वर यानी डेंगू बुखार के समय भी शरीर में प्लेटलेट्स की कमी पाई जाती है। प्लेटलेट्स भी एक शरीर का एक मतलब समान रेंज होता है प्लेटलेट्स का, उससे प्लेटलेट्स कम हो जाता है, यानी काफ़ी कम हो जाता है। तो प्लेटलेट, डेंगू ज्वर में प्लेटलेट्स कम हो जाता है। और आपने पढ़ लिया, चूंकि प्लेटलेट्स का क्या काम है? रक्त का थक्का बनाने में, यानी अगर कहीं कट जा रहा है तो ब्लड निकलेगा, और ब्लड निकलेगा तो थक्का बनाना जरूरी है, नहीं तो सारा ब्लड शरीर के बाहर निकल जाएगा। तो आपका प्लेटलेट्स काम करता है, वहाँ रक्त का थक्का बना देगा, शरीर से रक्त नहीं निकलता है। लेकिन जैसे डेंगू ज्वर में होता है, तो डेंगू ज्वर में क्या होगा? प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाता है। नहीं, जैसे ही प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गया, तो आपको संभावना है कि आपके शरीर में कहीं भी कट होता है, यानी कहीं भी कट जाता है, तो आपका ब्लड का फ्लो जो है तो नहीं रुकेगा, थक्का नहीं बनेगा, और आपके शरीर का पूरा ब्लड बाहर। इसीलिए जब डेंगू ज्वर होता है, जब डेंगू की है, डेंगू होता है, तो इसी का डर रहता है। तो प्लेटलेट्स काफ़ी कम होता जा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आपके शरीर में पहले से है और डेंगू हो गया, मान के चलिए आपको ऑपरेशन की जरूरत हुआ, तो ऑपरेशन होना ही संभव ही नहीं होगा, क्योंकि जैसा ही कहीं कट होगा, आपका प्लेटलेट्स काफ़ी कम हुआ है, आपका वो जमेगा ही नहीं ब्लड, वहाँ पे थक्का ही नहीं बनेगा, आपका सारा सारा ब्लड बाहर हो जाएगा, यानी कोई आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और जैसे ही कोई आपका ऑपरेशन नहीं होगा, तो अगर आपका कोई और अन्य बीमारी है तो डेथ निश्चित है। ये डेंगू के लिए काफ़ी खतरनाक भी चल रहा है, इसलिए डेंगू से बचने की कोशिश किया जाना चाहिए। ये मच्छर जन बुखार होता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का इतना महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए, आपने अभी तक 2 पार्ट पढ़ लिया। एक तो पढ़ा पंपिंग अंग हृदय के बारे में पढ़ा,
दूसरा पढ़ा आपने रुधिर या रक्त यानी ब्लड के बारे में पढ़ा। और अब तीसरा है रक्त वाहिनियां, यानी शरीर में जो भी ब्लड है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो कोई ना कोई माध्यम होगा, कोई ना कोई पाथ होगा। वो पाथ कौन है? तो आपका वाहिनियां होता है, रक्त वाहिनियां होता है। तो देखिए, रक्त के परिसंचरण या परिवहन के लिए शरीर में तीन प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है। ये तीन प्रकार की रक्त वाहिनियां जिसके माध्यम या जिसके पाथ को फॉलो करते हुए ब्लड हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है या परिवहन होता है। तो देखिए, एक होता है आर्टरी, जिसको बोलते हैं हमने धमनी, ठीक। दूसरा होता है वेन, जिसको बोलते हैं सीरा। और तीसरा होता है कैपिलरी, केसिका बोलते हैं, एक होता है केसिका। तो आप बताएंगे हम कैसे इन लोग तीनों का फंक्शन है। देखिए, आप जो शरीर में जो हाथों में देखते होंगे तो नस दिखता होगा एक, जिसको हम नस बोलते हैं, वेन बोलते हैं, जो सीरा होता है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो दिखता है उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त दौड़ता है। तो आपका सीरा होता है वो उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त दौड़ता है, जबकि आपका धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त दौड़ता है। तो देखिए, हमेशा जहां सीरा होगा उसमें अशुद्ध रक्त दौड़ेगा, याद रखिएगा, अशुद्ध रक्त। और जहां धमनी होगा वहां पे शुद्ध रक्त दौड़ता है। किंतु दोनों का एक एक अपवाद है। जो सीरा है अशुद्ध रक्त दौड़ता है, तो इसका एक फुफ्फुस सीरा बोलते हैं, जिसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ये देखिए, ये पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन जो होता है इसमें अशुद्ध रक्त दौड़ता है, मतलब शुद्ध, जबकि सभी सीरा में अशुद्ध दौड़ेगा। लेकिन उसका एक अपवाद है पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस सीरा, जिसमें आपका शुद्ध रक्त दौड़। दूसरा है क्या है कि धमनी में, देखिए धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त दौड़ेगा, लेकिन इसका भी एक अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी, यानी फुफ्फुस धमनी, इसमें आपका अशुद्ध रक्त दौड़। ठीक, तो दोनों याद रखिएगा कि हमेशा जो सीरा होगा, यानी हाथ से याद रखिएगा, जो हाथ का जो नस दिखता है उसको वेन बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। और जो हाथ के नस में जो दिखता है उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त दौड़ता है। लेकिन उसका एक अपवाद है पल्मोनरी वेन, यानी फुफ्फुस सीरा, जिसमें आपका शुद्ध रक्त दौड़ेगा। जबकि उसके अलावा धमनी जो होता है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त दौड़ता है। उसका एक अपवाद होता है पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी, उसमें आपका अशुद्ध रक्त दौड़। ठीक, तो हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, ठीक है, तीन कौन कौन सा आपका रक्त वाहिनियां, एक है आपका धमनियां जिसको आर्टरीज बोलते हैं, रक्त केशिकाएं जिसको ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, और सिराएं वेन्स होता है। ठीक, तो देखिए, जो भी धमनियां आर्टरीज होता है वो धमनिकाएं में विभक्त होता है। मानिए कि एक धमनी है, ठीक, ये धमनी है तो आपको बहुत सारा धमनिकाएं में बट जाएगा। फिर एक होता है, एक केशिका में रहता है, एक केशिका में फिर बटता है, केशिका इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। केशिका फिर सिरिकाएं में जुड़ बढ़ जाता है, यानी बहुत सारा सिराएं बन जाएगा। ठीक, उसके बाद ये सिरा मिलके आपका फिर आपका एक सिरा बनाएगा, वेन बनाएगा। ठीक, यही आपका ऐसे स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे यानी धमनी से शुरू हुआ, धमनी बहुत सारा धमनिकाएं में बदल गया, उसके पास वहां केशिकाएं रहा, और उसके बाद कई सारा सिरिकाएं या सिराएं हो गया, और उसके बाद एक सिरा यानी वेन बना। ठीक, तो ऐसे होता है। ये देखिए, आपका फिगर दिखाया गया है कि हाँ, ये कौन सा है, धमनी, धमनी का ये अनुपस्थ काट का इमेज दिखाया गया, उसी तरह सिरा का दिया और एक केशिका होगा। अब देखिए, धमनियां क्या होता है। तो धमनियां ऑक्सीजन जनित शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। धमनियां जो होता है ऑक्सीजन जनित यानी शुद्ध रक्त, यानी जैसे आपको बताए थे कि जब हम ऑक्सीजन यानी जो वायु हम नाक के द्वारा लेते हैं वो फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में जाता है तो ऑक्सीजन क्या करता है कि फेफड़ा में ब्लड यानी रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से संयोजन अभिक्रिया करता है, और संयोजन अभिक्रिया करके वो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में, शरीर के इच कोशिका में, यानी प्रत्येक कोशिका में जाएगा। कोशिका में जाएगा तो फिर वहाँ पे कोशिकीय श्वसन होता है। जो हम भोज्य पदार्थ खाए हुए रहते हैं उसका कोशिकीय श्वसन होता है। श्वसन, कोशिकीय श्वसन का उत्पाद क्या होता है, प्रतिफल आपको बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, जल होगा, और बहुत सारा ऊर्जा होगा। तो ऊर्जा हमारे शरीर में उपयोगी है, जल भी हमारे शरीर में उपयोगी है। अगर अधिक अतिरिक्त जग रहा है तो वो त्याग हो जाएगा शरीर से। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हानिकारक पदार्थ होता है हमारे शरीर के लिए, और वो हानिकारक होता है, इसलिए उसको निकलना हमारे शरीर से अत्यंत आवश्यक है। के बाद वाला चैप्टर आपको उत्सर्जन में पढ़ाएंगे कि उत्सर्जन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक हानिकारक पदार्थ है, उसका उत्सर्जन करना ही होता है सभी जीव जंतु को जीवित रहने।
तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां बना, तो फिर क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, तो उसको तो वहां से फेफड़ा मिलाना है, तो फेफड़ा में कैसे आएगा? तो फेफड़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका प्रत्येक कोशिका में बना, फिर उस कोशिका में उपस्थित ब्लड के हीमोग्लोबिन से फिर वहां संयोजन होगा और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और वो सभी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रत्येक कोशिका से इकट्ठा होकर फिर फेफड़ा में आता है, और फेफड़ा में आने के बाद क्या होगा, वहां पे उसका वियोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगा और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में रह जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ा के माध्यम से नाक द्वारा बाहर निकल जाएगा। यही आपका पूरा संरचना होता है। वही बोल रहा है कि धमनियां जो होता है, जैसे आपको देखिए, आपको हमने बताया था 4 चेंबर, तो क्या बताया था हमने, दायां दायां अलिंद, ये आपका था बायां अलिंद, ये था दायां निलय, था बायां निलय। आपको हमने बताया था कि यहाँ से एक वाल्व होता है, यहाँ पे वाल्व होता है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व। और आपको हमने बताया था कि इधर से रक्त आएगा, इधर से क्या आएगा, फेफड़ा से आता है, फेफड़ा से आएगा तो क्या आएगा, शुद्ध रक्त आएगा, शुद्ध रक्त आएगा, फेफड़ा से आएगा, यहाँ पे आएगा, और बायां अलिंद में आता है, यानी हमेशा फेफड़ा से जो रक्त आएगा यानी वो शुद्ध रक्त आएगा जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, तो ऑक्सीजन जनित रक्त बायां अलिंद में आया। बायां अलिंद में यहाँ पे वाल्व लगा हुआ रहता है, वाल्व के माध्यम से बायां निलय में आता है। हमेशा बायां अलिंद से बायां निलय में ब्लड जाएगा, ना कि बायां निलय से बायां अलिंद में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाल्व रहता है, वाल्व एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा में काम करता है। यहाँ से आया बायां निलय में क्या आया, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, शरीर में जाएगा, तो यहाँ से निकल के ये हमारा शुद्ध रक्त पूरे शरीर में दौड़ जाता है, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त निकल गया। अब पूरे शरीर में जाता है तो कोशिका में जाएगा, कोशिका में भी कोशिकीय श्वसन होगा, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जो कि अशुद्ध रक्त होता है। तो फिर अशुद्ध रक्त कहाँ से आएगा, अशुद्ध रक्त आपका फिर हृदय में आएगा। तो अशुद्ध रक्त जो होता है वो आपका आता है दायां अलिंद में, अशुद्ध रक्त दायां अलिंद में आया, दायां अलिंद में आया, फिर यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है ट्राइकस्पिड वाल्व, और ट्राइकस्पिड वाल्व से दायां अलिंद से दायां निलय में ब्लड आता है, ये अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त जैसे ही दायां निलय में आया तो फिर अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, आपका फेफड़ा में जाएगा, और ये फेफड़ा में जाता है, और वहां पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और हीमोग्लोबिन में, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ा के माध्यम से नाक द्वारा बाहर निकल जाता है। यही आपका 4 कक्ष जो हृदय का था वो फंक्शन आपको हृदय वाले जब पढ़ा रहे थे वहां पे हम संरचना में बताए थे, यहाँ पे भी देखिए, तो यही चीज को यहाँ बोला जा रहा है कि धमनियां क्या है, धमनियां ऑक्सीजन जनित शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। तो ये हृदय आपका 4 चैम्बर, यहाँ से शरीर में जा रहा है शुद्ध रक्त, तो यहाँ पे होगा क्या, यही यहाँ पे धमनियां होगा, यहाँ पे क्या होगा, धमनियां होगा, कई सारा धमनियां होगा आपका, ये धमनियां हो गया। तो वही बोल रहा है कि धमनियां शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते, किंतु फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है जो शुद्ध अशुद्ध वी ऑक्सीजनित, यानी अशुद्ध या वी ऑक्सीजनित या कार्बोक्सीजनित रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाती है, फेफड़ा से हृदय में ले जाती है। तो देखिए सारा धमनियां क्या है, आपका शुद्ध रक्त को आपका हृदय से शरीर में ले जाएगा, तो ये धमनी हो गया। लेकिन इसका एक धमनी अपवाद है जिसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, यही फुफ्फुस धमनी है, ये वाला फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी हो, ये फुफ्फुस धमनी, यानी हृदय से आपका शरीर में गया धमनियों द्वारा, इसी का एक धमनी है, यानी शरीर में गया, शरीर से धमनी एक जुड़ा हुआ है आपका चैम्बर में दायां अलिंद में, तो ये भी धमनी है, लेकिन इस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त आता है। वही बोल रहा है कि शुद्ध रक्त धमनियों द्वारा पूरे शरीर में जाता है, लेकिन धमनी का एक धमनी फुफ्फुस धमनी होता है, वो अपवाद होता है, उसमें अशुद्ध रक्त आता है, वो अशुद्ध रक्त फिर आपका हृदय में आता है, फेफड़ा से हृदय में आता है। तो बोल रहा है कि वी ऑक्सीजन जनित रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है। उसी तरह देखिए
अब 2 पॉइंट है, देख लीजिए। धमनियों की दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है। यानी जो भी धमनियां होगा वो मोटा होगा, लचीला भी होगा, कपाट यानी कोई उसमें वाल्व नहीं होता है। धमनियां विभक्त होकर धमनिकाएं, धमनिकाएं में बनती है, विभिन्न अंगों के अंदर के अंगों के अंदर के कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, अंदर केशिकाओं में विभक्त हो जाती है। बस ये आपका फिगर पे ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और अगर आपका हृदय का संरचना पूछता है तो ये आपको बनाकर दिखाना होता है। अब देखिए नेक्स्ट है केशिकाएं यानी कैपिलरी। यह महीन रक्त नलिकाएं हैं, यह रक्त नलिकाएं हैं जिसकी दीवार जल, भोज्य पदार्थ O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ के लिए पारगम्य होता है, यानी आने देता है। अतः इसकी दीवार से होकर जल, पचे हुए भोज्य पदार्थ तथा O2 रक्त से उत्तक द्रव में जाते हैं तथा उत्सर्जी पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रक्त में आ जाते हैं। यानी आपका केशिकाएं क्या है, तो यह महीन रक्त नलिकाएं होता है, यानी ब्लड की में बहुत सारे महीन रक्त नलिकाएं होगा वो होता है, जिसकी दीवार जल, भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा उत्सर्जी पदार्थों के लिए पारगम्य होता है, यानी उसको आसानी से आने जाने देता है। अतः इसकी दीवार से होकर जल, पचे हुए भोज्य पदार्थ तथा O2 रक्त से उत्तक में चल जाते हैं तथा उत्सर्जी पदार्थ एवं CO2 रक्त में आ जाते हैं। जैसे आपने देखा कि जब कोशिका में कोशिकीय श्वसन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर वो तो ब्लड के साथ संयोजन करता है, तो फिर ब्लड में वो जाएगा कैसे? वही केशिकाएं काम करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रक्त में ले जाता है या आने देता है। विभिन्न केशिकाएं जुड़कर सिरिकाएं बनते हैं। आपको अभी बताए थे कि एक धमनी है, धमनी ब्रेक होगा तो कितना कई सारी धमनिकाएं में बनता है, और फिर ये धमनिकाएं केशिकाएं से जुड़ता है, और केशिकाएं से जुड़ने के बाद ये फिर कई सिरिकाएं बनता है, यानी सिराएं बनेगा, और कई सिराएं बनने के बाद एक सिरा बनता है। वही बोल रहा है कि विभिन्न केशिकाएं यानी विभिन्न केशिकाएं जुड़कर सिरिकाएं बनते हैं, यानी ये सिरा का निर्माण करता है, तथा विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर सिरा बनाता है, यानी कई आपस में जुड़ा तो फिर एक आपको सिरा यानी वेन बन गया। तो आपका एक केशिकाएं का काम है। अब देखिए सिराएं, यह विऑक्सीजनित यानी अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। सिराएं का क्या काम है कि विऑक्सीजन जनित रक्त यानी अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। किंतु फुफ्फुस सिराएं एक अपवाद है जो ऑक्सीजन जनित रक्त को फेफड़े से हृदय में जाती है। यानी आपका सिराएं जो है, सिराएं में हमेशा अशुद्ध रक्त दौड़ेगा, और अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से कहाँ ले जाना होता है? हृदय में ले जाना होता है। देखिए जैसे अशुद्ध रक्त हो गया तो अशुद्ध रक्त विभिन्न शरीर के में अशुद्ध रक्त को फिर कहाँ ला रहा है? फिर आपके हृदय में लाया जा रहा है। वही सिराएं का काम है कि शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाए। किंतु फुफ्फुस सिराएं एक अपवाद है जो ऑक्सीजन जनित रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है। देखिए ये आपका क्या होगा, ये शुद्ध रक्त आया, यहाँ से शुद्ध रक्त निकला, यहाँ धमनी हो गया, यानी धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त चला गया। फिर शुद्ध रक्त शरीर में गया तो अशुद्ध हुआ तो धमनी के माध्यम से ही वो आ गया आपका निलय दायां अलिंद में, तो ये धमनी हुआ। फिर क्या बोल रहा है कि शुद्ध रक्त को ये आपको फेफड़े से हृदय में लाता है, तो ये क्या है? वेन हो गया, यानी सीरा हो गया, ये सीरा हो गया। सीरा हमेशा फेफड़ा से रक्त को लाएगा हृदय में और वो शुद्ध रक्त होता है। लेकिन इसका एक अपवाद होता है जो आपका ये है, ये फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सिरा अपवाद है जो क्या करता है कि आपका अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा में ले जाता। तो आपने क्या देखा कि सीरा जो है जुड़ता कहाँ से? फेफड़ा से। सीरा का काम क्या है? फेफड़ा से आपका शुद्ध रक्त नहीं, ये सीरा यहाँ पे है। फुफ्फुस सीरा जो होगा फेफड़ा से आपको फेफड़ा में आपको अशुद्ध रक्त को ले जाता है, दायां निलय से आपका फेफड़ा में। आपने क्या देखा कि धमनी जो होता है कि शुद्ध रक्त को प्रवाहित कराता है, प्रवाह कराता है, जबकि सीरा जो होगा अशुद्ध रक्त को प्रवाह कराएगा।
देखिए, तो ये क्या है, ये यहाँ पे फुफ्फुस सिरा है, ये अपवाद जो होता है ये फुफ्फुस सिरा, और ये आपका सिरा है। तो हमेशा धमनी जो होगा शुद्ध रक्त को शरीर में ले जाएगा, इसका एक अपवाद होता है जो अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है, तो फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। उसी तरह सीरा जो क्या है, सीरा होगा कि हमेशा वो अशुद्ध रक्त को आपको हृदय से फेफड़ा में ले जाएगा, और क्या इसका एक अपवाद है ये फुफ्फुस सीरा जो आपको शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में लाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है। इस 2 पॉइंट है, देख लीजिए, सीरा की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होता है, यानी जो धमनी की दीवार है मोटी लचीली होता है, जबकि ये धमनी की सीरा की दीवार पतली होती है। अधिकांश सिराओं में कपाट लगे होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही जाने देता है, यानी धमनी में कोई कपाट नहीं रहता है, यानी कोई वाल्व नहीं रहता है, जबकि सीरा में आपका वाल्व लगा रहता है जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही जाने देता है, यानी जितना भी वेन है उससे पूरे शरीर से हमारा हृदय की ओर रक्त को प्रभावित कराता है। अब देखिए लसिका, तो आपने तीसरा भी पढ़ लिया, पहला पढ़ रहा है हृदय पंपिंग अंग, दूसरा आपने पढ़ा ब्लड यानी रुधिर या रक्त, तीसरा पढ़ा रक्त वाहिनिकाएं, और चौथा है आपका लसिका और लसिका के कार्य पर। देखिए लसिका क्या है, तक कोशिकाओं के बीच, तक कोशिका जितने भी बीच स्थित WC व्हाइट ब्लड सेल सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहा जाता है। लसिका किसको बोलते हैं, तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। यह एक रंगहीन तरल होता है जिसमें WBC पाई जाती है किंतु RBC में क्या होगा, WBC पाया जाएगा लेकिन RBC। देखिए लसिका का निर्माण कैसे होता है, जब रक्त धमनी तंत्र से ऊतकों में जाने के लिए केशिकाओं में प्रवाहित होता है, जब रक्त धमनी तंत्र यानी धमनी से ऊतकों में जाने के लिए केशिकाओं में प्रवाहित होता है, तो रक्त प्लाज्मा एवं WBC का कुछ भाग विसरण द्वारा ऊतक की कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में चले जाते हैं। इसी WBC प्रोटीन जिसको होता है युक्त प्लाज्मा को ऊतक द्रव या, तो आपने देखा कि ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। आपसे कभी पूछा जाए तो बोलिए WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं, जो ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थित होता है। इसका निर्माण होता है कैसे, तो रक्त धमनी तंत्र से ऊतकों में जाने के लिए कोशिकाओं में प्रवाहित होता है, जो रक्त प्लाज्मा WBC का कुछ भाग, जब रक्त प्रवाह होते रहता है तो रक्त प्लाज्मा एवं WBC का कुछ भाग विसरण द्वारा ऊतक की कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में चले जाते हैं, और इसी को WBC युक्त प्लाज्मा को ऊतक द्रव या लसिका कहते हैं। देखिए लसिका के कार्य क्या होते हैं, यह पोषक तत्व O2, पचे हुए भोजन, हार्मोन को लसिका से ऊतक कोशिकाओं में तथा ऊतक कोशिकाओं से CO2 जल तथा उत्सर्जित पदार्थ को लसिका में विसरित करता है। इसका क्या काम है, एक स्थान से चीजों को ले जाना, फिर उसी स्थान से हानिकारक पदार्थ को कहीं और ले जाना। तो जैसे पोषक तत्व O2, पचे हुए भोजन, हार्मोन को लसिका से ऊतक कोशिकाओं की ओर ले जाता है, और फिर ऊतक कोशिका में जो हानिकारक पदार्थ बना उसको लसिका में फिर लाता है, तो CO2 जल तथा उस पदार्थ को लसिका में विकसित करता है। दूसरा देखिए, ऊतक कोशिकाओं को नम रखता है, यानी लसिका का काम क्या है कि ऊतक कोशिकाओं को नम रखता है क्योंकि ये तरल होता है लसिका। तीसरा क्या पॉइंट है कि आंत में लसिका द्वारा वसा का अवशोषण, आंत में लसिका द्वारा वसा का अवशोषण। लसिका का 3 कार्य है, आप याद रखिए, ऊतक तत्व, पचे हुए भोजन, हार्मोन को लसिका से उत्तर कोशिकाओं में लाता है, और ऊतक कोशिकाओं में जो हानिकारक पदार्थ बनता है उसे लसिका, ऊतक कोशिकाओं को नम रखता है, हाथ में लसिका द्वारा वसा का। अब देखिए धमनियां और सिराएं में अंतर आप देख लीजिए, ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी आपने परिभाषा देखा था उसी से ये निकला हुआ है, लेकिन पॉइंट फॉर्म में, ताकि आप अच्छा से याद रखें। देखिए धमनी क्या होता है, ऑक्सीजन जनित, ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी शुद्ध रक्त, क्या, तो शुद्ध रक्त को धमनियां ले जाती है, ऑक्सीजन रहित यानी अशुद्ध रक्त,
शुद्ध रक्त। शिराएं अशुद्ध रक्त को ले जाता है, धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है। इसी में क्या है, अपवाद है, जैसे फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है, इसी तरह इसमें एक अपवाद। दीवारें मोटी अत्यधिक मांसल होती है। धमनियों की दीवारें क्या होगी, मोटी होगी, मांसल होगी, जबकि सिराए की दीवारें पतली हो, कम मांसल। शरीर के भीतर स्थित होता है, ये त्वचा के करीब स्थित रहता है, इसीलिए त्वचा के करीब स्थित रहता है, इसलिए आप हाथ में देखेंगे तो आपको नस दिखेगा, हरा कलर का, हल्का हरा कलर का आपको नस दिखता है, तो यही ये त्वचा के करीब होता है। जबकि आपका धमनिया जो होगा शरीर के भीतर होगा, वो दिखेगा नहीं, इन नसें दिख जाती। रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाता है। धमनी का काम क्या है, रक्त को हृदय से शरीर में, आपको बताए थे शुद्ध रक्त को इसको भेजना है। तो शुद्ध रक्त कहाँ जरूरी है, शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त की जरूरत, तो हमेशा धमनी क्या होगा, शुद्ध रक्त को शरीर की ओर ले जाएगा। फिर कहाँ से ले जाएगा, तो हृदय से शरीर की ओर ले जाता है। जबकि सिराए अशुद्ध रक्त को दौड़ाता है, तो फिर अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, हृदय, आपको पूरे शरीर से हृदय में की ओर जाएगा, वही बोल रहे हैं रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले। इनमें वाल्व नहीं होता है, धमनी में कोई वाल्व नहीं आता, यानी कपाट नहीं होता है, इसमें वाल्व नहीं होता है, जबकि इसमें वाल्व मौजूद रहते हैं। इसे वितरण पात्र बोलते हैं, क्योंकि देखिए धमनिया का क्या काम है कि हृदय में शुद्ध रक्त आया, हृदय से लेकर पूरे शरीर में बांटना है, यानी फैलाना है, तो क्या हो गया, वितरण पात्र कहते हैं, इसलिए वितरण का काम करता है, इसलिए इसे वितरण पात्र कहते हैं। इसे संग्रहण पात्र करते हैं, क्योंकि सिराए का क्या है, पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त है उसको सबको संग्रहित करके आपको हृदय में लाना, इसे संग्रहण पात्र का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम होता है। देखिए इसमें धमनियों में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसको शुद्ध रक्त ले जाना होता है, और शुद्ध रक्त ले जाएगा तो वहां पे ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा नहीं। ये बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर कम होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अधिक होता है, शुद्ध रक्त जाता है, और अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता, वहां कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। नौवा देखिए, ऑक्सीजन का स्तर इसमें उच्च होता है, क्योंकि धमनियां शुद्ध रक्त का प्रवाह कराती है, इसलिए शुद्ध रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तभी तो उसको शुद्ध बोलते हैं, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इसमें कम होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इसमें अधिक होता है। देखिए ऑक्सीजन का स्तर उच्च होता है, क्योंकि धमनी का काम क्या है कि धमनी शुद्ध रक्त ले जाता है, और शुद्ध रक्त क्या, शुद्ध रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नहीं, इसमें ऑक्सीजन का स्तर उच्च होगा। जबकि सिराएं जो होता है वो अशुद्ध रक्त को दौड़ाती है, तो अशुद्ध रक्त में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन तो होगा नहीं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर निम्न होगा। 10 नंबर देखिए, उच्च दबाव, क्योंकि रक्त हृदय से पंपिंग दबाव से बहता है। देखिए धमनियों में उच्च दबाव होता है, क्यों उच्च दबाव होगा, क्योंकि ये शरीर से ब्लड को पूरे शरीर में इसको फैलाना है, और आप हृदय को जब पढ़ा रहे थे तो उसमें देख रहे हो पंपिंग अंग है, यानी उसका काम है कि हृदय को पंप कर पूरे शरीर में ले जाना है, तो धमनी में उच्च दबाव रहता है। उच्च दबाव क्योंकि यह रक्त हृदय के पंपिंग दबाव से बहता है, जबकि निम्न दबाव होता है शिरा में निम्न दबाव, क्योंकि रक्त शिराओं की केशिका क्रिया द्वारा बहता है। इसमें क्या होता है कि पंपिंग दबाव होता है, क्योंकि हृदय पंप करता है, तो धमनी में आपका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जबकि इसमें कम होगा, यानी दबाव कम होता है। तो इसी के साथ यह चैप्टर जो 6.3 था आपका परिवहन तंत्र समाप्त होता है, और इसके बाद एक और इसी चैप्टर से रिलेटेड उत्सर्जन पढ़ना है, तो 6.4 होगा, और इसके कराने के बाद आपका इस चैप्टर का एंड हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।